बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आईएसआई के दफ्तर पर हमला समेत 3 9 मई के मुकदमात के फैसले सुना दिए हैं। 196 लोगों को सजा सुनाई गई है, जबकि 88 लोग जो हैं वो बरी कर दिए गए हैं। सजा पाने वालों में कितने एमएनएज हैं, कितने एमपीएज हैं, कितने सेनेटर्स हैं, अब तक कितने लोग इनके नाअहल हो चुके हुए हैं, आगे क्या होगा, क्या ये आला अदालतों से सजाएं बरकरार रहेंगी, नहीं रहेंगी, कानून के मुताबिक फैसले हैं या फिर स्टीरियोटाइप किसी के कहने पे फैसले जारी किए जा रहे हैं। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई वाले क्या सोच रहे हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए गए हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मैं तो उनको अच्छी खबर ही कहूँगा, क्योंकि भारत जो रवैया इख्तियार किए हुए पाकिस्तान के साथ एक दुश्मन मुल्क के तौर पे जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने भारत ने घुटने टेक दिए। कल भी मैंने विलाक किया था कि जब पाकिस्तान के साथ डील के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो मैंने कहा जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तावन किया जाएगा पाकिस्तान और हमारा डील शील हो गई है जनाब। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान जो है ये भारत को तेल जो है ये इंपोर्ट करे। ये तंजिया बात उन्होंने की थी। तो अब ये पता चला इसके बाद उन्होंने जो बातें की है ट्रंप साहब ने, वो भी बढ़िया है। उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों ममालिक अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा मईशत जो है ना, रूस की भी मुर्दा हो चुकी है और भारत की भी मुर्दा है। और कल मैंने ये अर्ज किया था कि उन्होंने कुछ और बातें भी कर रखी हैं भारत के हवाले से। जनाब वो जो आईटी सिमतल का जो फर्में हैं, कंपनी हैं, उन्हें कहा था जनाब हिंदुस्तानियों को निकालें आप। और फिर एप्पल को कहा था जनाब यहाँ पे जो है आपने यहाँ शुरू किया हुआ है जनाब बनाना भारत में एप्पल जो है फोन जो है, तो वो जनाब आप उसको लेके आए अमरीका में, वरना फिर हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। फिर 25% जो है उन्होंने टैरिफ भी लगाया भारत के ऊपर, और लग ये रहा है कि बतौर सजा वो ये कर रहे हैं। और फिर ट्रंप साहब जो कहते हैं कि हमने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया है, इसकी टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। वो कहते हैं हम तो इसको इसी अंदाज में देखेंगे। और फिर जो वहां के वजीर खजाना है, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जो कहा है कि भारत कभी आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क नहीं रहा, उसमें ये सलाहियत नहीं है, निखित था। यही कह रहे हैं ना कि एक कह रहे हैं बदली पंजवी बड़ी मैशियत की कह रहे हैं इंडिया ले दुनिया की सब तो बड़ी मंडी 1 अरब 45 करोड़ की आबादी जनाब, पता नहीं क्या वो बातें शातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो उनके वजीर खजाना है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि जनाब साढ़े ख्याल तो इंडिया कुछ भी नहीं होगा, ये तो आलमी दुनिया को किरदार अदा करने की हैसियत ही नहीं रखता। और फिर कहा जनाब सदर ट्रंप जो है वो भारत से बड़े मायूस हैं। मायूस था हूं ना। जब घुटने कैसे टेके हैं, वो ऐसे टेके हैं जनाब, जो ये इन्होंने कहा था ट्रंप साहब ने कि जनाब जो रूस से तेल खरीदेगा ना, पाबंदी लगी हुई ना, अमेरिका ने उस पर भी पाबंदी लगाई हुई है जनाब, रूस से तेल वगैरह ना खरीदा जाए। तो उन्होंने ये कहा है जनाब, ये 14 जुलाई को ट्रंप साहब ने ये कहा था कि जनाब जो रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक है ना, उनके ऊपर 100% वो कहते टैरिफ लगाने हैं। और फिर इस बयान के बाद और ट्रंप साहब जो कुछ कर रहे हैं रोजाना, जिस अंदाज में ढोलकी बजा रहे हैं भारत की, बल्कि मैंने कल ये कहा था कि ड्रम आउट ही एक तरह से कर दिया उन्होंने मोदी साहब को। तो वो जनाब एएफपी की खबर है, वो कह रहे हैं कि जनाब भारत जो तेल दरामद करता है रूस से, तो उन्होंने कहा जनाब वहां की जो भारतीय ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने तेल से जो रूस से तेल खरीदना जो है वो उसकी खरीदारी जो है वो रोक दी है। खबर के मुताबिक जनाब भारत जो है ये रूस से तेल खरीदने वाला तीसरा बड़ा दुनिया का मुल्क है। तो घुट्टी देखने के बाद फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी साहब जो है उनका जो बयानिया जो बढ़ के जो बातें कर रहे हैं वो कहाँ गया। अब ट्रंप साहब को एक तो ये है कि वो जो तजारत वाली बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ तजारत की बुनियाद पे मैंने जंगबंदी करवाई, ये वाला मामला। और दूसरा जो वादे किए थे जंगबंदी के हवाले से, जो तरले मारे थे भारत ने, और उसके बाद पाकिस्तान की शराइत पे ये जो है जंगबंदी हुई थी।
और उसमें कश्मीर वाले इशू को दोबारा दुनिया के सामने लाया गया। कश्मीर पर मुज़ाकरात होंगे, ट्रंप साहब ने भी ये बात की। तो अब मोदी साहब जो उनकी सियासत दांव पे लगी हुई है और ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि वो अपने वादे पूरे करें। और दूसरा जो अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से भारत ने एक गेम की है, आपको याद होगा गंडापुर साहब ने ये बयान दिया था, उस पर मैंने विलाग भी किया था और मैंने कहा जनाब ये सारा कुछ तो आपके दौर का किया जा रहा है, इमरान खान के दौर का किया जा रहा है कि जनाब जो टेररिस्ट हैं वो वापस आ रहे हैं और फिर छोड़ा जा रहा है उनको, 102 बंदों को छोड़ा। मैंने वो खबरों के हवाले भी दिए थे। तो उन्होंने जो ये बयान दिया था गंडापुर साहब ने जनाब कि हम पकड़ते हैं और जो फौजी आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले हैं वो उनको छिड़वा के ले जाते हैं। तो इसकी बुनियाद पे भारत ने एफएटीएफ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक दरखास्त दी है गंडापुर साहब के बयान की बुनियाद पे। इस बयान को उन्होंने बुनियाद बना के एक दरखास्त दी है कि जनाब ये जो रियासत है पाकिस्तान की, ये तो दहशतगर्दों की हामी है, तो जनाब इसके ऊपर दोबारा पाबंदियां जो है ये लगाई जाए। 2018 में पाबंदियां लगी थी बड़ी मुश्किल से, 2022 में हम फिर जो है उन्हें निकाला था एफएटीएफ ने। बहुत सारी मुराद मिलती हैं एफएटीएफ अगर पाबंदियां ना लगाए तो। बहरहाल उन्होंने जनाब ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था और अब ये कहते हैं दोबारा इनको ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ये डाला जाए। वैसे ये जो हमने ट्रंप साहब के साथ जो नोबल इनाम के लिए उन्होंने नामजद किया, वो उस दिन जब किया था उसी दिन मुलाकात हुई थी हमारे आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल आसम मुनीर की, उनके साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ। तो उसी दिन पाकिस्तान ने उनको नोबल प्राइज के लिए, अमन नोबल प्राइज के लिए नामजद किया था। तो उस दिन मैंने ये कहा था ना पाकिस्तान 4 साल जो ना सुख ना गुजारेगा। ट्रंप साहब बड़े खुश ने और ट्रंप साहब ते इंज लग रहा है जिवें पाकिस्तान के इश्क च मुबतला होंदे ने। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी एक ग्रेट कौम है जो भी, और भारत के मुकाबले में, और इसके मुकाबले में भारत को वो कह रहे हैं ना नखितजी कौम हैगी है, तो आलमी किरदार अदा करने की पोजीशन च नहीं है ना, कभी किया इन्होंने। दूसरे हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सदारत में एक बड़ा अहम जो है वो इजलास हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम से मुतल्लिक जो एक स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास हुआ है, जायजा लिया गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो उसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर भी शरीक हो गए हैं, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलिक DGI यानी वो भी थे, वज़रा भी थे। तो वहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से जो अब तक किया जा रहा है और मुस्तकबिल में जो किया जाने वाला है उसको देखा गया, जायजा लिया गया, बड़े अहम जो है वो फैसले किए गए। और वहाँ ये भी कहा गया कि दुनिया जो है वज़ीर आज़म की तरफ से कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों की मोतरफ है। अब जो मैं ट्रंप साहब की बात कर रहा हूँ, ट्रंप साहब जैसे पाकिस्तान के सदके वारी जा रहे हैं और वो भी ये कह चुके हुए हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि भारत की ये दरख्वास्त जो है ना एफएटीएफ वाली, इसको कोई पजीराई हासिल हो या मिल सके। ये भी बस खूह खाते जानी, एक और बिस्ती का सामान जो ना इन्होंने कर लिया है। और दूसरा जो गंडापुर के मुस्तकिल के हवाले से मैंने बात की थी, तो ये फैसला हो गया हुआ है कि गंडापुर साहब जो हैं अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वो 2 कश्तियों में सवार थे, कभी वो पीटीआई वालों को खुश करने के लिए, इमरान खान की खुशामद करने के लिए, उनकी चापलूसी के लिए बयान देते थे, कभी रियासत के हक में बयान दे देते थे। 24 घंटों के अंदर 2-2 किस्म के उनके बयानात वो आ रहे थे। कभी उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाता था, कभी जनाब पुराना वायरस जो है वो आ जाता था। तो अब मेरा ख्याल है ये फैसला कर लिया गया, 21 बंदे चाहिए, 35 आज़ाद हैं वहाँ उनकी हुकूमत कराने के लिए। तो अब ये फैसला मेरा ख्याल कर लिया गया है कि वो हुकूमत नहीं रहेगी गंडापुर साहब की। और दूसरा जो सजाएं हुई हैं इसके बाद जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो अभी वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं मानता, लेकिन भारत वो जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ज़ाहिर तनकीद ही करनी थी, जनाब इंसाफ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उन्होंने ये कहा है जनाब पीटीआई जो है वो सिस्टम पर भी यकीन रखती है, जमहूरियत पर भी यकीन रखती है, इंतशार और तसादम की सियासत पर हम यकीन नहीं रखते। हालांकि 5 अगस्त की करने आ रहे हो तो फिर ये भी दसो ना
9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ अक्टूबर ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 अक्टूबर ਨੂੰ ਕੀ वारदात पाई सी। वो कहते जनाब अब जो मामला हो गए हैं ना जनाब बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम जनाब इमरान खान के सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि आया हमें ऐवान का बाइकाट करना चाहिए या कोई तहरीक चलानी चाहिए। इसका हतमी फैसला वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब करेंगे। तो एक तो ये कि इनके 14-15 लोग जो हैं, 14 लोग तो 9 मई में नाहल हो गए हैं ना, और 15 में जो है वो जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो नाहल हो गए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम फैसला करेंगे। अब ये ज़िमनी इलेक्शन भी होने हैं, तो इन्होंने अगर बाइकाट करना है या रिजाइन करना है तो ये इनको महंगा भी पड़ सकता है। ये भी कहा जा सकता है ठीक है जनाब जो रिजाइन करने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन ही लड़ोगे तुसी। और क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भी करा देंगे आप। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, ये आपको याद होगा, कल मैं करना भूल गया, शायद मैंने किया है या नहीं किया। ये उमर अयूब साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था 9 मई के हवाले से, बाद में शायद शिबली फराज ने भी खत लिखा है। उन्होंने ये कहा जनाब ये 9 मई में जनाब जो अदालतें कर रही हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उन्होंने 5-6 निकात जो है वो लिख के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजे थे या अफरीदी साहब को। या अफरीदी साहब ने ज़ाहिर उस पर नोटिस ले नहीं सकते थे क्योंकि सुमोटो का इख्तियार नहीं है। ये जो इनके मामला था जो उन्होंने खत लिखा था वो फिर जो कमेटी है उसके सामने रखते और कमेटी फिर देखती कि इस पर खुद नोटिस हो सकता है नहीं हो सकता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये भी एक सवाल है कि जनाब वो आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है नहीं ले सकती। तो उन्होंने इंतजामी तौर पे इस मामले को देखा और उन्होंने इनको कहा ये उमर अयूब साहब को जो अपोजिशन लीडर हैं बल्कि थे नाहल हो जाएंगे वो, तो कि जनाब ये आप जुमे वाले दिन ना आए मुलाकात करते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो जनाब उस पर उन्होंने ये कहा उमर अयूब साहब ने कि जनाब अगर मैं आया इस्लामाबाद तो मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, वो भगोड़े हैं, अब सजा भी होगी उनको, तो पेशावर में मुलाकात करते हैं। तो आज जुमे वाले दिन किसी अहम अदालती शख्सियत के साथ उनकी जो मुलाकात जो है उमर अयूब साहब की मुतवक्को थी, लेकिन अब जो उनको सजा हो गई है फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से, तो उसके बाद वो मुलाकात जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। तज़ीरत पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफात हैं जो मुजरिम के साथ ऐसी मुलाकात से रोकती हैं। ये गड्ढापुर साहब भी इसमें फंसेंगे, जो उन्होंने तफज़ दिया होगा ना मफरूरों को, तो वो भी इसमें फंस सकते हैं। अब तो वो सजा याफ्ता हो गए। तज़ीरत पाकिस्तान की दफात है मसलन 212, 216, वो ये कहती हैं कि जनाब अगर कोई उम्र कैद का या ऐसे जुर्म का मुर्तकब हुआ बंदा जिसमें सज़ाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, उसको अगर वो अपने पास पनाह दी जाए, उसको अपने पास रखा जाए तो 5 साल तक सजा हो सकती है। और 216 जो है कहते हैं जनाब जो मफरूर हो, ये तो मफरूर हो गए ना सारे जिनको सजाएं होगी हुई हैं, वारंट निकला है इनके, उस पर 7 साल तक की सजा जो है, कैद की सजा जो है ये हो सकती है। अच्छा वैसे मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को पनाह देते हैं ना, मुजरम है या मफरूर है, तो उन पे ये इसका इतलाक नहीं होता। तो ये क्योंकि ये मफरूर है, अब मेरा नहीं ख्याल कि इनका चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ या किसी और अदालती शख्स के साथ कोई मुलाकात का इम्कान है, खत्म हो गया वो भी। तो ये वहां जाके जो पनाह लेने वाले थे वो अगर रियासत जो है वो हरकत में आती है तो गंडापुर साहब जो है उनके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है इस बात का। वहाँ जो इंतजामी अफसरान हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। अब अगर दायमी वारंट निकल जाते हैं लोगों के, फिर तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है ना, वो गिरफ्तार करके पेश करें बजाय इसके कि वो वहाँ उनकी सहूलतकारी करें या उनको पनाह दें। तो इस तरह का जो है ये मामला है। अब जो फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्द की अदालत से 3 मुकदमात के फैसले आए हैं, इससे पहले गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो है ये राहवाली कैंट पे जो हमला वाला केस था, सबसे पहले वही फैसला आया था, उसमें सजाएं दी थी, लेकिन उसमें मेरे ख्याल 10 साल तक तो शायद किसी एक वो कारकुन टाइप लोग थे। और फिर इस्लामाबाद की जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है उसने सजाएं दी थी। फिर सरगोदा की अदालत जो है उसने सजाएं दी थी। और फिर उसके बाद जो है लाहौर की जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है उसने सजाएं दी थी। तो अब जो फैसलाबाद की अदालत ने सजाएं दी हैं तो उन्होंने
जो आईएसआई के दफ्तर पे हमला करने वाला केस था, उसमें 108 जो हैं वो मुलजिम जो हैं उनको सजाएं दी गई हैं, जबकि 77 लोग जो हैं वो बरी किए गए हैं। आईएसआई के दफ्तर वाला जो केस था, मजमूई तौर पे ये 196 लोगों को सजाएं हुई हैं और 88 लोग जो हैं ये इसमें बरी किए गए हैं। अब जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनमें 6 एमएनए हैं, 3 एमपीए हैं और 1 सेनेटर। सेनेटर भी वो जो अपोजिशन लीडर है शिबली फराज साहब, उनको। अच्छा, अब जो सजाएं पाने वाले हैं उनमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज का मैंने अर्ज किया वो हैं, और जरताज गुल साहबा हैं। अच्छा, कमल शोजब साहब हैं। इनको जो इसमें ना दो किस्म की सजाएं, 2 किस्म के मुलजमान थे जिनको सजाएं हुई हैं, वो आगे जाके मैं जिक्र करता हूँ। दोबारा इनमें जो लोग हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको जनाब। कमल शोजब साहबा हैं, फरा आगा है, राय हैदर खरल है, अहमद चट्टा साहब को एक मरतबा फिर सजा हुई है, पहले इनको सरगोदा से सजा हुई थी, और उनके साथ मलिक अहमद बच्चर के साथ जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब के, वो तो वहाँ इलेक्शन भी वो नाहली भी हो गई है उनकी, और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो गए हुए हैं। मचट्ठे का भी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया हुआ है, और अशरफ सोना है, राय हसन नवाज है, राय मुर्तज़ा है, चौधरी इकबाल है, और फिर जुनैद अफजल साई, जब इनको हुई है 10-10 साल। इनको जो मैंने अर्ज किया ना, जो इनके एमएनएज, एमपीएस और सेनेटर हैं, इनको तीनों मुकदमों में मुजरम डिक्लेयर किया गया है, और तीनों में 10-10 साल सजा जो है ये हुई है। और फिर इसमें यार वैसे ये कैसी अजीब बात है, ये वही जरताज गुल है ना, तो इन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब सऊदी अरब में जुमा को सर को कलम किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में जुमा को गर्दन से सरिया निकाला जाता है। उन दिनों आपको याद होगा कि हर फैसला जो है वो जुमा के दिन आया करता था, चांद रात मुबारक हो। ये जरताज गुल साहब, और फिर यही वो लोग थे ना अब जो रो रहे हैं, यही मिठाइयाँ खाई, इन्होंने मिठाइयाँ खाई थी जब सजाएं हुई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं जनाब इमरान खान साहब मिठाई खा रहे हैं, आरिफ अलवी साहब खा रहे हैं, कुछ और लीडरान भी हैं। तो अब यही लोग हैं ये रो रहे हैं। अब जो सजा पाने वाले हैं इनमें जुनैद अफजल साई, उनको 3 साल कैद की सजा हुई है, और 3 साल कैद की सजा का मतलब ये नहीं है कि वो नाअहल नहीं हुए। ये जिन लोगों को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाए वो असेंबली की रुकनीत के लिए आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल हो जाते हैं। एक बात होगी। और दूसरा, हामिद रजा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं, वो भी, उनको भी 10 साल सजा हुई है, तो वो भी नाअहल हो जाएंगे, असेंबली की रुकनीत के बिल्कुल नाअहल हो गए 63(1)H के तहत। तो क्या उनकी जो जमात है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म नहीं होगी। वो उनकी जमात को नए सिरे से इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन करवा के ना, नए सरबराह का चुनाव करके उनको इलेक्शन रिजल्ट जो है वो पेश करने होंगे। हामिद रजा साहब जो हैं वो पार्टी हेड भी नहीं रह सकते, एमएनए भी नहीं रह सकते, ये फारग हो जाएंगे। और वो मैंने बता ही दिया। जरताज गुल साहबा जो हैं ये पार्लियामानी लीडर भी हैं पीटीआई की कौमी असम्बली में। फिर उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज भी अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में हैं, और उमर अयूब साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में हैं। तो इस तरह के जो है, कमल शोजब को भी सजा हुई है। तो जो बरी हुए हैं उनमें ख्याल कास्त्रो हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, जो बड़े लोग हैं, 88 लोग बरी हुए हैं ना। जैन क्रैशी, शाह महमूद क्रैशी साहब के जो बेटे हैं वो। अच्छा, अब वो जो फैसले हैं ना वो मैंने देखे हैं, इनकी बरियत, ये ख्याल कास्त्रो साहब जो है ना, ये मैंने कहा ना कि 2 किस्म के लोग थे जिनको सजाएं हुई। एक तो वो कि जो मौका पर मौजूद थे, उनको सजाएं हुई है। अब ख्याल कास्त्रो साहब ये साबित करने में कामयाब रहे हैं कि जनाब 9 मई को वो जेल में थे, गिरफ्तार हो चुके हुए थे, और वो मौका पर मौजूद नहीं थे। इनके ऊपर जो है वो जो तज़किरात पाकिस्तान की दफा है 788 तो लगी हुई थी, सबके ऊपर ही थी, लेकिन ये जो 120B है, 7 से मुजरमाना वाली, वो दफा नहीं थी, मौका पे मौजूदगी थी। ख्याल कास्त्रो साहब जो हैं इनके वजीर रह चुके हुए, सफाई वजीर, तो वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि जनाब मैं तो वहां था ही नहीं। अली भाई जिसको कहते हैं जेल में था, और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा केस लड़ा है।
लेकिन फवाद चौधरी साहब ने खुशी को ट्वीट नहीं किया उन्होंने, बल्कि एक ट्वीट ਨੂੰ रीट्वीट किया ਜਿਹਦੇ ਚ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उस वक्त खुश होऊंगा जब सारे लोग जो हैं वो रिहा हो जाते हैं। इस तरह की बात उन्होंने रीट्वीट किया हुआ है। जैन कुरैशी साहब जो हैं उनका भी साबित नहीं हो सका मौका पे मौजूद होना या फिर 120 साल से मुजरमाना जो है उसमें शरीक होना या शामिल होना, वो साबित नहीं हो सका। अब जो शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शोजब और दरताज गुल वगैरह को जो सजाएं हुई हैं, वो दो मैंने अर्ज किया, एक मौके पे मौजूद, एक वो जो पीछे बैठ के कमांड कर रहे थे, अहकामात जारी कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, पहले साजिश तैयार की। इनको जो है वो 120 ताज़ीरत पाकिस्तान जो उसके तहत यानी ऐसी साजिश जो है तैयार करना जिसमें ऐसे जुर्म की साजिश करना जिसकी सजा जो है वो मौत है या उम्र कैद है, और फिर 7-8 ये ज़ाहिर उसके नतीजे में ये एक बलवा हुआ, दहशतगर्दी की वारदात हुई, तो ये जनाब उसको फिर ये इन दफात के तहत जो है ये सजा हुई है। और 121 जो रियासत पर हमला वगैरह ये वो दफात जो हैं उनसे इनको बरी किया गया है, इन लोगों को भी उससे बच निकले हैं। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो है हुकूमत जो है, स्टेट जो है वो अपील में जरूर जाएगी कि ना वो दफात क्यों इन्होंने छड़ देता, उधरों के बच गए। और फिर इसमें जो है एक और साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब जो कहते जला दो, आग लगा दो, गिरा दो, बड़के मारा करते थे ना, उनके भांजे हैं राशिद शफीक साहब, उनको भी 2 मुकदमात में सजा हुई है इन्हीं दफात के तहत। तब शेख रशीद साहब जो अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे हैं, खुदा और रसूल के वास्ते इंसाफ का अलम बुलंद करें, काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद करें। ये राशिद शफीक साहब साहब एमएनए हैं, ये वही साहब हैं जो जिन्होंने मस्जिद नबवी में बलवा किया था ना, हलरबाजी की थी, ये उनमें शामिल है। उस वक्त ही मैंने ये अर्ज किया था कि जो वहां गुस्ताखी के मुर्तकब हुए हैं उनकी जान बख्शी नहीं होनी। अच्छा, वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 3 के तहत जो है उनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता था और हुकूमत पाकिस्तान ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब मुकदमा खारिज कर दिया उनके खिलाफ। और जिन लोगों ने मुकदमा खारिज किया था ना, मैं उनके बारे में भी इसी तरह का गुमान रखता हूं कि इज्जत उन्होंने भी नहीं बचनी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 3 में लिखा हुआ कि ऐसा जुर्म अगर बैरून मुल्क किया जाए जो पाकिस्तान में भी जुर्म है, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, ट्रायल भी चल सकता है। लेकिन जनाब उस वक्त बच गए थे। अब जनाब अल्लाह और रसूल की धाइयां दे रहे हैं, यहाँ ये गुस्ताखाना इकदाम इन्होंने किया था। अच्छा भारत, अब ये जो मामला है ना, इसमें जो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये 6 MNA, 3 MPA, 1 सेनेटर और जो चट्टा साहब हैं वो 2 दफा इनका नाम आज आ गया है, वहां भी हुई है सजा, यहाँ भी हुई है। तो अब तक जो है इनके 14, बाकी जो लोग हैं उनमें आप देख रही है जमशेद दस्ती का तो केस ही लगे ना, उसमें थोड़ी सी बात करनी है। ये अब्दुल लतीफ चित्राल वाले जो हैं इस्लामाबाद से, उनका वो तो डी नोटिफाई भी हो गए हुए ना, वो नहल हुए। जाज चौधरी जो हैं सेनेटर थे इनके, वो नहल हुए। मलिक अहमद बच्चर जो हैं वो नहल हुए, अहमद चट्टा, और ये जो लोग हैं ये नहल हो चुके हुए हैं। ये 13 लोग बनते हैं और 14वें जो हैं वो जमशेद दस्ती साहब हैं। अच्छा भारत, ये अच्छा यही नहीं, और भी मुकदमात हैं इनमें। गंडापुर साहब जो हैं वो भी मुलजम थे और इमरान खान भी मुलजम थे, चंद एक और लोग भी मुलजम थे इसमें, तो उनके चालान सबमिट नहीं हुए। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुलजम थे फैसलाबाद वाले मुकदमात में, तो वो जनाब उनके चालान क्योंकि सबमिट नहीं हो, ट्रायल नहीं चल सकता, उनका ट्रायल अलग कर दिया गया है, वो भी आना है। GHQ वाला केस जो है वो भी तकरीबन तैयार है, आगे बढ़ रहा है, इमरान खान वाला जो है ना। और दूसरा ये 50 लोग जो हैं ये 26 नवंबर वाले केस में उनके वारंट निकल गए हैं, गंडापुर, हमाद अजहर, आजम सवाती, आरफ अलवी वगैरह वगैरह। और इसी तरह मियाँ वाली जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हमला हुआ था उसका ट्रायल चल रहा है। इसी तरह के बड़े बड़े जो लोग हैं, 57 लोग जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गए हुए। अब ये जो 9वीं वाला मामला है ना, इसमें मैं थोड़ा सा मुतासब हूं, सच्ची बात है। मैं 9 मई को एक सोची समझी साजिश समझता हूँ।
जिसके मर्कजी किरदारों में इमरान खान साहब भी शामिल हैं, फैज अमीर साहब भी शामिल हैं, वो सारे लोग शामिल हैं जो कहते थे पहुंचो फलां जगह पे, जिन्होंने ये ऐलानात किए थे। और पहले इन्होंने फिजा बनाई थी, जंग की फिजा बनाई थी। इसलिए मैंने जो ये फैसले हैं आए हैं अभी, ये लाहौर वाला, सरगोदा वाला और जो फैसलाबाद वाला, ये मैंने 4 जो लोग हैं जो फौजदारी कानून को समझने वाले बड़े लोग हैं, 3 वकला हैं, 1 रिटायर्ड जज है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जो फौजदारी मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो वकला, जज साहब ने तो खैर नहीं कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन जो वकला हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारा नाम नहीं लेंगे आप। वो पूरा केस स्टडी किया, उन्होंने फैसले पढ़े हैं, एक एक शहादत देखी है, 3-4 घंटों के बाद उन्होंने अपनी राय दी है पढ़ने के बाद। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लेना, कि हो सकता है क्योंकि बड़े नाम है, ये हमारे पास एक केस आ जाए। फर्ज कर ले वो कह रहे हैं कि हमारा नाम लेंगे तो हमारी राय तो पहले नहीं आनी चाहिए। तो वो एक बंदे के सिवा 3 बंदों ने ये कहा है, राय दी है कि जो शहादतें हैं ना, उनको अगर देखें और एक एक बंदे का जो जो किरदार है, जैसे जुनैद शाही जो है उसको 3 साल सजा दी गई है, 120B में उसको नहीं रखा गया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो शवाहद हैं, जो शहादतें हैं, जो ज़बानी शहादतें हैं, वाक़याती शहादतें हैं, और जो कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो ये सजाएं ठीक हैं। हाई कोर्ट से भी ये जो है इनके खिलाफ फैसला आ सकता है इन शहादतों की बुनियाद पे। कानूनी सुकून ना होने के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला है ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक साहब जो है ना, उन्होंने जो राय दी है, उन्होंने कहा ये एक जो इतनी बड़ी तादाद में जो मुल्ज़म है एक मुकदमे के, और शहादतें सब के खिलाफ जो हैं वो चंद एक हैं। तो वो कहते हैं जो मॉब का जुर्म होता है ना, उसमें बंदों को शिनाख्त करना, निकालना, छन्नी में से निकालना एक मुश्किल मरहला होता है। तो अदालतें आम तौर पे लीनियंट व्यू लेती हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अदालतों ने लीनियंट व्यू ही लिया है। 121 जो है ताज़ीरत पाकिस्तान की, वो नहीं लगाई, उसके तहत सजा नहीं दी जिसमें सजाए मौत है। वो कहते हैं कि अदालत ने एक तरह से लीनियंट व्यू ही लिया है। उनकी एक बंदे की राय है कि आगे जाके में भी कोई इनकी अपील शपील जो है वो कोई फैसला जो है कोई वो कहते हैं आगे पीछे हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बरी हो जाएंगे। और दूसरी जो बात यह है कि जनाब अपील में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपील में जो बारी आएगी तो लगनी है ना, हम तो बारी से लाते ने अपील ना, पहली गल। और दूसरी बात यह है कि उसमें ये जो 10 साल सजा है ना, इसमें जमानत कैसी होगी इनकी। और तीसरा ये कि कल भी मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब अली ये सेंटेंस जो है वो मुअत्तल हो सकती है, कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हो सकती। तो शाखाना केस गए सी ना, इन्होंने ही जज ने कहा सी, अतरमुल्ला साहब ने कहा सी ना, ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि फैसला मुअत्तल कर दिया है। अगर फैसला मुअत्तल नहीं होता, इनकी जमानतें भी हो जाती हैं, जिसके मकानात कम है, तो फिर इनकी नाहली जो है वो तो बरकरार रहनी है आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 साल के लिए। यानी सजा जब पूरी करेंगे उसके, या बरी होंगे तो फिर तो खत्म हो गया ना सारा कुछ। अगर बरी नहीं होते, जब तक सजा पूरी नहीं करते, सजा पूरी करने के बाद ये 5 साल तक नाहल रहेंगे, यानी 15-15 साल के लिए नाहल हो गए। ये है इसकी जो है आईनी और कानूनी पोजीशन जो मैंने आपके सामने रखी है। ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरी राय जो है ये मुतस्सबाना हो सकती है, क्योंकि मेरे जहन में ये है कि ये हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ये बगावत या आसिम मुनीर के खिलाफ। मेरी राय ये है, पुख्ता राय है। इसीलिए मैंने जो गैर जानबदार लोग हैं, जो कानून को समझने वाले लोग हैं, उनसे बात की और उनकी राय जो है वो आप तक पहुंचा दी। और जमशेद दस्ती वाला जो मामला है, बड़ा दिलचस्प मामला है, ये कल इस पे बात करनी है। ये दिलचस्प मौजू है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पे बात करें। लेकिन ये अब
टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल नई व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला अपन मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।